नमस्ते बच्चों, वेलकम टू जिज्ञासा ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का एक टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रीदिंग दो फेज में होती है। द फर्स्ट वन इज इंस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? एयर का बाहर के एटमॉस्फेयर में से हमारी लंग्स के अंदर जाना, यानी इनहेलेशन को ही हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सपिरेशन क्या होता है? एयर का हमारी लंग में से बाहर जाना, यानी बाहर के एनवायरनमेंट में जाना। हमारी लंग में से बोल सकते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे एल्वियोलाई के अंदर से एयर का बाहर जाना। बोथ आर सेम थिंग्स। अब देखिए, इंस्पिरेशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मीन्स इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए एनर्जी यूटिलाइज होती है। एक्सपिरेशन क्या है? पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स ही है, तो रिलैक्स होती है, तो फिर उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज पैसिव प्रोसेस। इसमें हमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि हमने क्या लिखा है, एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस कब है? ये ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। दैट मीन्स अगर ब्रीदिंग अगर नॉर्मल नहीं है, दैट मीन्स फोर्सफुल ब्रीदिंग है, एट दैट टाइम हम इसको पैसिव प्रोसेस नहीं बोल सकते, क्योंकि फोर्सफुल एक्सपिरेशन जब हम कर रहे होते हैं उस टाइम हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। दैट्स व्हाई ये उस टाइम पर, यानी फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पर ये जो है एक्टिव प्रोसेस है। इसको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम पर जो एयर है वो हमारी लंग्स के अंदर जा रही है, लंग्स से बाहर निकल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके लिए हमको एयर की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि एयर कहां से कहां मूव करती है। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है, यानी जहां पर भी प्रेशर ग्रेडियंट होगा, यानी प्रेशर का डिफरेंस होगा, एक जगह प्रेशर ज्यादा है, एक जगह प्रेशर कम है, तो हाई से लो की तरफ एयर जो है मूव करेगी। अब देखिए, बाहर का एटमॉस्फेयर में तो एयर जो है वो कांस्टेंट ही है ऑलमोस्ट, तो यानी एयर का जो डिफरेंस हो रहा है या एयर के प्रेशर का जो डिफरेंस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? हमारी लंग्स के अंदर, यानी हमारी लंग के अंदर प्रेशर कभी ज्यादा हो रहा है एयर का, कभी प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि बाहर के एनवायरमेंट में तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। तो हमारी लंग के अंदर देखिए, यहाँ पर देखिए, लंग के अंदर का प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो कोई मूवमेंट एयर का नहीं है। सेकेंड वाली में देखिए, हमारी ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर हो गए, यानी इनके बीच में प्रेशर जो है वो कम है, तो अंदर प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एयर सडनली रश करेगी इनसाइड द लंग्स। अब देखिए, लंग के अंदर आ गई, अब प्रेशर जो है बाहर और अंदर बराबर हो गया, यानी बैलेंस कर लिया एयर ने, अब कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब इस केस में देखिए, अंदर जो है देख सकते हैं एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, काफी ज्यादा प्रेशर है हमारी लंग्स के अंदर एयर का एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन दैट केस क्या होगा, जो एयर है वो हमारी लंग में से बाहर चले जाएगी, एस्केप करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारी लंग के अंदर कभी प्रेशर कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है इसको, ठीक है। तो उसके लिए हमको बॉयल्स लॉ समझना पड़ेगा। देखिए, बॉयल्स लॉ क्या होता है कि देखिए, एक कंटेनर ले लिया, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस केस में क्या है, इसको सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है इन बोथ द केसेस। इसमें क्या है, इसको ज्यादा स्पेस मिल रही है, ज्यादा जगह है, तो इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर कम है, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम अगर कम कर दिया हमने, पिस्टन को हमने नीचे दबा दिया, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास आ गए, तो प्रेशर जो है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ गया, यानी वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर जो है वो बढ़ गया, और वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी को बॉयल्स लॉ बोलते हैं। इस केस में क्या है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, यानी हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, यही बॉयल्स लॉ है, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो यही चीज हमारे यहाँ पर आ रही है, हम देख सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम लंग का यहाँ पर ज्यादा हो गया है तो प्रेशर कम है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि लंग का जो ये वॉल्यूम है ये कम और ज्यादा हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है इसको, ठीक है। तो उसके लिए हमको थोरेसिक चैम्बर समझने की जरूरत है। अब हमारा जो थोरेसिक चैम्बर है वो कैसा है, ये एक एयर टाइट चैम्बर है, यानी कहीं से भी एयर जो हवा है वो एस्केप नहीं कर सकती, ठीक है। कैसा है देखिए,
ये हमारा जो है ये डॉर्सल यानी बैक साइड। तो बैक साइड में इसके क्या है, बैक साइड में बैकबोन है यानी वर्टिब्रल कॉलम है। फ्रंट साइड में ये जो है ये क्या है, स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, ये बैकबोन है, ये बैक साइड में जो दिख रही है। और लेटरली साइड में क्या है, रिब्स हैं। तो और नीचे की साइड में डोम शेप, डोम होता है गुंबद नुमा, तो गुंबद शेप में नीचे डोम शेप क्या है, यहाँ पे डायाफ्राम है, यानी चारों तरफ से सराउंडेड है। और इसके बीच में, रिब्स के बीच में भी यहाँ पर मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ ये भी मसल्स हैं। तो चारों तरफ ये एकदम एयर टाइट चैम्बर की तरह बंद है, क्लोजली पैक्ड है। अब इससे कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है लंग्स के अंदर, देखिए इसको समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा। देखिए ये हमने बॉटल ली है, तो ये जो बॉटल है, इस पूरी बॉटल के अंदर जो खाली स्पेस है, अगर हम लंग हटा दें, पूरी खाली स्पेस है, उसको हम बोलते हैं थोरेसिक वॉल्यूम। तो ये पूरा थोरेसिक वॉल्यूम बोल सकते हैं, या फिर थोरेसिक चैम्बर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो दो पिंक कलर की हैं, ये क्या है, लंग्स हैं। नीचे जो है ये क्या है, डायाफ्राम हम इसको बोलेंगे। अब क्या हो रहा है, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ये पूरा एयर टाइट चैम्बर की तरह है। तो इससे क्या फायदा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन दी लंग्स या पल्मोनरी कैविटी। जहां पर भी पल्मोनरी वर्ड आएगा समझ लेना लंग्स है, ठीक है। तो कोई भी चेंज अगर हमारी थोरेसिक कैविटी में होता है, यानी इसके वॉल्यूम में जो भी चेंज होगा, इस बॉटल के वॉल्यूम में जो भी चेंज होगा, वो सेम चेंज रिफ्लेक्ट होगा कहाँ, लंग्स के अंदर, जो पिंक कलर के हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं। देखिए हम इसका वॉल्यूम कम ज्यादा करेंगे, तो वॉल्यूम अगर हमने बढ़ाया, यानी ये जो डायफ्राम है जब नीचे की तरफ पुश होगा ये, तो लंग्स फूल जाएंगे, ठीक है। लंग का वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम ज्यादा हुआ, लंग का वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम तो फट गया। अब देखिए थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम होगा, लंग का वॉल्यूम कम हुआ। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम ज्यादा हुआ, लंग का वॉल्यूम ज्यादा हुआ। देखिए क्लियरली विजिबल है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लंग का वॉल्यूम को कौन इफेक्ट कर रहा है, ये थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम। और थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कौन चेंज कर रहा है, एक तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, डायफ्राम चेंज कर रहा है, ठीक है। डायफ्राम नीचे जा रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये इसकी रिलैक्स पोजीशन होती है, यानी डोम शेप जब ये ऐसे होता है, ये रिलैक्स पोजीशन है। तो नीचे गया तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया थोरेसिक चैम्बर का, तो लंग का भी वॉल्यूम ज्यादा हो गया। यानी लंग के वॉल्यूम को कौन इफेक्ट कर रहा है, एक तो डायफ्राम कर रहा है, और डायफ्राम के साथ एक और चीज कर रही है, दैट इज इंटरकोस्टल मसल। अब ये इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए ये हमारा जो, देखिए रिब्स जो है हमारे, ठीक है, लंग्स में रिब्स के बीच में मसल होती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल, कोस्टल मतलब, कोस्टा मतलब रिब्स, ये रिब्स है, ठीक है। इंटर मतलब बीच में, क्योंकि ये रिब्स के बीच में ये मसल्स हैं, इसलिए इनको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। अब इंटरकोस्टल मसल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये भी दो पार्ट में होती हैं। क्या, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक है इंटरनल इंटरकोस्टल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए दोनों के दोनों है तो रिब्स के बीच में ही, लेकिन एक्सटर्नल वाली क्या है, ये रिब्स के जो बीच में है ये बाहर की साइड में है। यानी अगर हम इन दोनों को रिब्स ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बाहर की साइड में जो है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब इसके अंदर की साइड में जो है वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल को हटाओगे तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल विजिबल होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम में क्लियरली विजिबल है, ये रिब्स है, ये दोनों बड़ी बड़ी सी शो कर रखी है। अब इसमें जो बाहर की साइड में है ये ऐसे, ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब ये जो अंदर की साइड में है ये क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में। अब ये दोनों करती क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है, इंस्पिरेशन, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तब होता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन। चलिए इसको समझते हैं, अब सारी चीजें डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट चलते हैं इंस्पिरेशन,
तो देखिए, इंस्पिरेशन कब होता है? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी लंग के अंदर जो प्रेशर है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होता है। अंदर प्रेशर कम है, इसलिए एयर कहां से कहां मूव करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर से कहां मूव करेगी? लंग के अंदर। और एक्सपिरेशन कब होता है? जब लंग के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। अब अंदर प्रेशर ज्यादा है तो एयर अंदर से बाहर की साइड, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर में मूव करेगी। अब देखिए, ये जो प्रेशर कम हो जाता है लंग के अंदर, इसी की वजह से यहाँ पर एयर का मूवमेंट होता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, एक्चुअल में प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं होता है, बट नेगेटिव यहाँ पर वर्ड क्या शो कर रहा है कि प्रेशर जो है वो कम है लंग में। ठीक है, एयर, देखिए एयर का मूवमेंट क्या होगा, जैसे दोनों जगह एयर कांस्टेंट है, दो एरिया है, इस जगह से इस जगह एयर को आना है। ठीक है, तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो यहाँ पर एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाए इसलिए ज्यादा प्रेशर वाले एरिया से एयर जाएगी कम प्रेशर वाले एरिया में, या दूसरा रीजन क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाए। तो अगर प्रेशर कम होने की वजह से, एक जगह प्रेशर कम होने की वजह से अगर एयर मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। और एक जगह अगर एयर का ज्यादा अगर हो जाता प्रेशर, इस वजह से एयर मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर। तो कई वीडियोस में यहाँ पर कई लोग कैसे पढ़ा रहे हैं कि एयर जो है वो हमारी एंटर हुई हमारी लंग्स में, लंग्स स्वेल हुई और उसमें डायफ्राम को नीचे पुश किया, डायफ्राम नीचे गया। टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव अगर होता तब होता, लेकिन हमारे अंदर जो लंग्स का जो एयर का मूवमेंट होता है वो किस वजह से होता है? नेगेटिव प्रेशर की वजह से होता है, पॉजिटिव की वजह से नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे इसको, सब क्लियर लेके चलते हैं। देखिए, इंस्पिरेशन है, प्रेशर कम हुआ लंग्स में, क्यों हुआ, कौन रेस्पॉन्सिबल है? दो चीज रेस्पॉन्सिबल है, एक है डायफ्राम और दूसरा कौन रेस्पॉन्सिबल है? हमने अभी पढ़ा था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, यानी जो रिब्स के बीच में जो मसल है और बाहर की साइड में जो है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये दोनों कॉन्टेक्ट होंगे। ठीक है, अब डायफ्राम देखो, नॉर्मल पोजीशन में डायफ्राम डोम शेप रहता है, ऐसा गुंबदनुमा। ठीक है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नीचे की ओर पुश होता है और फ्लैट हो जाता है। ठीक है, जिससे थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और किस पोजीशन में इंक्रीज होगा, डायफ्राम नीचे हुआ है क्योंकि ऐसे, तो ये ऐसे इंक्रीज होगा, यानी एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस हुई, इस एक्सिस में ऐसे इंक्रीज होगा थोरेक्स का वॉल्यूम, यानी एंटेरो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। ये एनसीईआरटी की पूरी लाइन टू लाइन है। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। अब देखिए, इसने वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज कर दिया। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इनके भी ये रिब्स के बीच में है, तो इन्होंने रिब्स को ऐसे पुल किया ऊपर की साइड में, यानी जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिब्स को, ये मान लिया रिब्स है और ये स्टर्नम है, रिब्स को और स्टर्नम को दोनों को कैसे मूव करती हैं, आउटवर्ड, यानी ऐसे भी मूव हो रही है और अपवर्ड ऐसे। ठीक है, तो यानी जब हम इंस्पिरेशन करेंगे, यानी एयर जब अंदर जा रही है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, इंस्पिरेशन के टाइम पे कैसे चल, रिब्स और ये कैसे मूव करते हैं, स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड, यानी ऐसे, यानी ऐसे मूव करेगा इस साइड, इस टाइप से आउटवर्ड भी हो रहा है, बाहर की साइड भी हो रहा है और ऊपर भी जा रहा है। और एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, क्लियर है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या करेंगी, ये पुल करती हैं, पुल्स रिब्स को एंड स्टर्नम को, कहां पे, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अब इन्होंने ऐसे किया तो, और बाहर की साइड में भी,
तो जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुआ, ठीक है, इससे क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कौन सी एक्सिस में, इसमें एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस थी, इसमें डॉर्सो वेंट्रल ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पीछे वाली साइड डॉर्सल, आगे वाली साइड जो होती है वेंट्रल, यानी ऐसे इंक्रीज हो रहा है। डायफ्राम में ऐसे इंक्रीज किया और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने ऐसे इंक्रीज किया, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो यानी दोनों ने थोरेसिक वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम हो गया, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। लंग मतलब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी लंग के अंदर का वॉल्यूम। इंटर वर्ड होता है यानी दो चीजों के बीच का, यानी दोनों लंग का होता है, वो नहीं है। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस या लंग का वॉल्यूम इंक्रीजेस। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसकी वजह से क्या होगा, लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो लंग के जो एयर के पार्टिकल्स थे वो को काफी स्पेस मिल गई, दूर दूर चले गए, तो उनके बीच का जो प्रेशर है कम हो गया, यानी लंग का जो प्रेशर है वो कम हो गया। लंग का प्रेशर कम हो गया, देन एयर विल रश इनसाइड द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। लंग का प्रेशर कम हो गया तो एयर विल मूव इनसाइड लंग्स। तो ये हो गया आपका इंस्पिरेशन कंप्लीट। अब देखिए एक्सपिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन में टोटली अपोजिट होगा, यानी क्या होगा, जो डायाफ्राम है जो कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे फ्लैट हो गया था वो वापस अपनी रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएगा, यानी डायाफ्राम ऊपर उठ गया, ठीक है, रिलैक्स पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब थोरेसिक वॉल्यूम क्या है, वो कम हो गया, ठीक है, इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। और क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो गई, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज किया था ऐसे, ठीक है। और इसने क्या किया था, रिब्स को, स्टर्नम को ऊपर की साइड में पुल किया था ऐसे, है ना, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो एक्सपिरेशन में क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाती है, ये मसल्स जो है जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी ये रिलैक्स हो गई, यानी जो स्टर्नम है और रिब्स है वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ गए, ठीक है, डाउनवर्ड और इनवर्ड, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो कम हो गया इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया, यानी इसका टोटल अपोजिट लेके चलेंगे, ठीक है। कैसे, डायाफ्राम रिलैक्स हुआ, PHRH है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये क्या हुए, रिलैक्स हुई, ठीक है। तो यानी थोरेसिक जो वॉल्यूम है, ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया तो क्या हो गया, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, ठीक है, यानी ये बोलेंगे लंग का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम ये भी डिक्रीज हो जाएगा, लंग का वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो एयर के मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, उनके बीच में प्रेशर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम, तो प्रेशर इन लंग्स इंक्रीजेस, और प्रेशर लंग में ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो एयर है वो बाहर की ओर मूव करेगी, ठीक है, एयर विल मूव आउटसाइड ऑफ द लंग्स। तो यही होता है एक्सपिरेशन, विल मूव आउट ऑफ लंग्स। तो इंस्पिरेशन हो गया, एक्सपिरेशन हो गया, ठीक है। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का यहाँ पर रोल हमने पता है, अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का क्या रोल होता है। देखिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है क्या करती हैं, वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन में काम आती हैं। तो खाली वो काम आती है जी नहीं, देखिए इसको भी हम समझते हैं। जो ये देखिए फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पर क्या होता है, एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और एब्डोमिनल मसल ये होती है एब्डोमेन की, ठीक है। यहाँ पर थोरेक्सिक यानी चेस्ट कैविटी होती है, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है डायफ्राम के नीचे। तो डायफ्राम के नीचे की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये मसल्स जो है
देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुई और क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होके इसने डायफ्राम को ऊपर पुश किया, ठीक है, ऊपर पुश किया तो एयर बाहर निकलती है। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पर एब्डोमिनल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये रिलैक्स पोजीशन है, ये इंस्पिरेशन की पोजीशन है, ये एक्सपिरेशन है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन के टाइम पर तो ये रिलैक्स थी एब्डोमेन की मसल्स, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पर क्या हुआ है, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसने डायफ्राम को ऊपर पुश किया, ठीक है, तो एयर बाहर निकली, ठीक है। तो डायफ्राम और साथ में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और क्या होती हैं, वो बाहर पुश करती हैं एयर को, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंस्पिरेटरी मसल्स कौन सी होती हैं और एक्सपिरेटरी मसल्स कौन सी होती हैं, यानी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन सी होंगी, ये होगी डायफ्राम और साथ में होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और एक्सपिरेटरी मसल्स कौन सी होंगी, ये होती है डायफ्राम और ये दोनों होंगी, ये होगी एब्डोमिनल मसल्स ठीक है, और साथ में कौन सी होगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। देखिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि इंस्पिरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, और एक्सपिरेशन पैसिव है क्योंकि उसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स हो रही थी, कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन एक्सपिरेशन जब फोर्सफुली हो रहा है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पर क्या हो रहा है, एब्डोमेन की मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एयर बाहर निकलती है। इसीलिए ये एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के टॉपिक में जो बुक है उसमें ये वाला डायग्राम दे रखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो होल दे रखे हैं ये क्या है, रिब्स शो कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे रिब्स बनाए हैं, यानी जो काट के ऐसे होल दिख रहे हैं, और ये जो बीच में ये है, ये वाला जो एरिया है ये मसल्स को दिखा रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है। तो ये वाले डायग्राम से भी कंफ्यूज नहीं होना है, सेम है, डायफ्राम नीचे जा रहा है और रिब्स और स्टर्नम जो है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर रही है। कौन ले जा रहा है इसको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो ओवरऑल वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, एयर का प्रेशर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, एयर जो है अंदर एंटर कर जाएगी। वैसे ही यहाँ पर डायफ्राम ऊपर मूव कर रहा है, रिब्स और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए हैं, डायफ्राम की अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया है, यानी डोम शेप का हो गया है। और इसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, यानी थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया, लंग का वॉल्यूम कम हो गया, लंग का वॉल्यूम कम हो गया, तो एयर पार्टिकल्स जो है पास पास आ गए, तो एयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया, तो एयर विल मूव आउटसाइड। तो ये था रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म थी ब्रीदिंग की, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।